आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में एप्लीकेशन पार्ट को स्टार्ट किया है, जहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न के जो चैप्टर्स हैं उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉमर्शियल गैसोलीन कंसिस्ट ऑफ। देखो, इस तरह के जो सवाल होते हैं ये थोड़े से फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, मतलब आपको इस तरह के सवाल याद ही करना होता है। ये कुछ फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं जिनको आपको याद करना होता है। तो इसको जो मैं आपको बता दूंगा वह आप एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला। जहां पर कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर होंगे वहां पर हम बातें करेंगे, लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट रिक्वायर नहीं होंगे, जहां पे सिर्फ याद करना होगा, हम चीजों को याद करते हुए साइड से निकल जाएंगे। देखो, जो आपके पास कॉमर्शियल गैसोलीन होता है, कॉमर्शियल गैसोलीन, उसके अंदर आपके पास देखा जाता है 25 से 40%, 25% से 40%, जो कि एक मेजर परसेंटेज है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वह आइसोएल्केन्स होते हैं, और हमें अच्छे से पता है कि जो आइसोएल्केन्स होते हैं वह आइसोएल्केन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। आइसोप्रोपेन की बात करते हैं, आइसोब्यूटेन की बात करते हैं, आइसोपेंटेन की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? आपके पास ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में आपके पास जो ऑप्शंस दिए हैं एक बार चेक कर लो। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ये नहीं होता। मेजर की बात कर रहे होंगे जब कंसिस्ट की बात कर रहा है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो यहां पर मेजर को ध्यान में रखेंगे। टॉल्वीन नहीं होगा, और फोर्थ लीनियर चेन, लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो ये पहला सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, याद करने वाला सवाल था। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पर आपको प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म का हीटिंग किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ QH। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि आखिरकार क्या बातें यहाँ पर हो रही हैं। आप सभी लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, उस रिएक्शन का नाम होता है कार्बेलियम अमीन रिएक्शन। कार्बेल अमीन रिएक्शन ये 12th क्लास में बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, या फिर आप इसको कार्बेल अमीन टेस्ट भी कह सकते हो। अगर इसकी मैं आपको खास बात बताऊं इस वाली रिएक्शन की, तो खास बात होती है कि यह जो रिएक्शन होती है इस यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन। जो आपके पास प्राइमरी अमीन होता है ये बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप से या कंपाउंड से डिस्टिंग्विश के काम आता है। प्राइमरी अमीन को ही हम कहते हैं एक तरीके से 1 डिग्री अमीन। और यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर आपके पास एरोमेटिक अमीन भी इस रिएक्शन को शो करता है। एरोमेटिक अमीन भी इस रिएक्शन को शो करता है, और फेमस एरोमेटिक अमीन में जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है? एनिलीन होता है। ठीक है, अब आखिरकार इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलने वाला है, कोई भी नेम रिएक्शन होती है उसके आप हमेशा 3 बातों को याद रखा करो। सबसे पहले सबस्ट्रेट, उसके बाद रिएजेंट, उसके बाद प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसके सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, RNH2। मतलब आप यूं कह सकते हो प्राइमरी अमीन, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? प्राइमरी अमीन। जब प्राइमरी रिएक्शन की क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ करवाओगे, तो यहां पर आपके पास जो कंपाउंड फॉर्मेशन मिलता है वो बनता है RNC, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो KCl और इस तरीके से H2 होते हैं। बैलेंसिंग आप करते रहना। यहां पर जो सबसे खास बात है, यहां पर आइसोसाइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, जिसकी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, जिससे पता लगता है कि 1 डिग्री अमीन है या नहीं है। तो यहां पर अगर आप प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ
यहाँ पर KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आइए अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद KOH। तो आपके पास पहला ऑप्शन है अमाइड। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर अमाइड नहीं बनता, अमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है RC+O, यहाँ पर NH2। तो यहां से हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज गलत। सेकंड क्या है, एन एल्किल हैलाइड। आपको पता है एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है RX, ये भी आइसोसाइनाइड नहीं होता, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन भी गलत। एन अमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड, ये भी नहीं होता, तो फाइनली ऑप्शन क्या जाएगा आपके पास, नन। तो यही पूछा था कि जब प्राइमरी अमीन का रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो क्या बनता है। अगर इसमें ऑप्शन आइसोसाइनाइड होता तो वह हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें ऑप्शन आइसोसाइनाइड नहीं है, यहां पर ऑप्शन आपके पास नन दिया है, तो इस वाले का जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आप जब भी कोई न्यू रिएक्शन पढ़ते हो, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ाया, कार्बोनिल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन की हमेशा तीन बातों को ध्यान में रखा करो। सबसे पहला सबस्ट्रेट, उसके बाद रिएजेंट और तीसरा प्रोडक्ट। कभी भी आपसे कोई किसी भी तरह की गलती देखने को नहीं मिलने वाली। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूं हॉफमैन ब्रोमोमाइड, तो इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, अमाइड, इसमें रिएजेंट क्या होगा Br2KOH और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 डिग्री अमीन, जिसमें एक कार्बन एटम कम हो जा रहा है। बस बहुत सिंपल चीजें हो जाती हैं। फिर अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, Which of the following will be most easily attacked by an electrolyte? इसको पहले सही कर लो। यहां पर होगा इलेक्ट्रोफाइल। आपके सामने यहां पर कुछ रिंग्स हैं, इन सभी रिंग्स में कौन आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा, कहां पर। देखो बात समझो, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। आप मानते हो इस बात को, इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। तो इसको जो तलाश होती है वो किसकी तलाश होगी, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसकी तलाश होगी वो कौन होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपको ये देखना है कि सामने जितने भी चार ऑप्शन दिए हैं इन चारों ही ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा। अगर मैं एक जनरल ऑर्डर की बात करता हूं, पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच के जनरल ऑर्डर की बात करता हूं तो हमें पता है यदि बेंजीन के ऊपर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला बेंजीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, क्योंकि वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन पर। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिच जो होगी बेंजीनिंग वो बॉन्ड्स की होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, विड्रॉ करता है। बात समझ में आ रही है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो Cl है, और Cl का जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो -I लगता है, और -I इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को तो हम यहां पर नहीं बोल सकते एक तरीके से। दूसरा ऑप्शन है बेंजीन, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, इसको थोड़े समय के लिए रहने देते हैं। फिर देखो यहां पर CH3 है, और CH3 का यहां पर आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, यहां पर एक तो आपको +H देखने को मिल रहा है और एक आपको +I देखने को मिल रहा है, और दोनों ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं। और फाइनली NO2 जो है उसमें आपको यहां पर कौन सा -R और -I देखने को मिल रहा है, और ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं एक ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे पहले तो आपके पास थर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद बेंजीन होगा, उसके बाद आपके पास ये वाला होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है लेकिन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और सबसे लास्ट में ये वाला होगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो कि इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा बना देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी नहीं करने वाला। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट फॉर अरेंज। आप सभी पता है, सभी लोगों को पता है अरेंज के बारे में। इसमें से अरेंज के बारे में कौन सी बात क्या है, गलत है, एक तरीके से आप भी कह सकते हो गलत बात है, नॉट करेक्ट बात है। अरेंज आप कह सकते हैं एक तरीके से बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। बात समझ में आ रही है क्या एकदम अच्छे से। तो देखना
सबसे पहले इनकी ग्रेटर स्टेबिलिटीज होती है। तो दिमाग में आप बेंजीन का पिक्चर लेके आ जाओ सबसे पहले, दिमाग में आप बेंजीन का पिक्चर लेके आ जाओ सबसे पहले, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें एरोमेटिसिटी है। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास एरोमेटिसिटी है और एरोमेटिसिटी की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्रेटर स्टेबिलिटी है। तो आपसे पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट। तो जब भी आप सवाल पढ़ते हो तो आप सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, कभी कभी गलतियां सवाल पढ़ने में ही हो जाती हैं। आंसर आता है, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सारी मेहनत आपकी हो रखी है, लेकिन वहां पर एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे गलत हो जाते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। ये तो सही बात है, एकदम ग्रेटर स्टेबिलिटीज होती हैं। रेजोनेंस, बिल्कुल इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही बात है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलने वाला है तो ये भी आंसर नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखो आपके पास जब भी कोई बेंजीन होता है, जब भी कोई बेंजीन होता है, बात को समझना, बेंजीन होता है तो अगर हम थोड़ा इसको बनाएंगे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर Br2 ही सिर्फ लेके आता हूं तो आपने कभी इस तरीके से देखा है क्या, जहां पर हमने एक पाई बॉन्ड को हटाया और यहां पर इस तरीके से 2 सिग्मा Br लगाया, तो मैं बोलूंगा सर जी यहां पर इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि यहां पर इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है। क्या हो रही है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है। और एरोमेटिसिटी लॉस्ट होने की वजह से ये जो एडिशन रिएक्शन है, एक तरीके से मैं कहूंगा ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ये एडिशन रिएक्शन यहां पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बेंजीन की केस में क्या पढ़ते हैं, हम बेंजीन की केस में यहां पर आपने Br2 तो लिया है, लेकिन साथ में एक लुईस एसिड लेते हो FeCl3 ZnCl2 AlCl3, तो यहां पे इससे क्या होने वाला है, FeBr3 ले लो, मतलब दिल पे मत लो, FeBr3 ले लो। तो यहां पर इससे क्या देखने को मिलने वाला है, इससे आपके पास यहां पर बेंजीन पर एक Br ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। और यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शन में बहुत फर्क है, दोनों ही रिएक्शन में बहुत फर्क है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी मेंटेन है और यहां पर आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल, और क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है यहां पर। तो ये रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं और ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है। तो हम बोलेंगे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, जो कि बेंजीन या फिर अरीन या फिर बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए गलत बात है। बेंजीन कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं दिखाते। अब सुनो, लेकिन अगर हम यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन, ये तो सवाल हमारा खत्म हो गया, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर हम यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर दें, एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर दें, तो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करने पर आपके पास जब बेंजीन होगा और बेंजीन के सामने यहां पर आपके पास Cl2 और यहां पर H और यहां पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर खतरनाक कंडीशंस होंगी, तो आप यहां पर 3Cl2 ले लो। मतलब अब आपसे कंफ्यूज हो गए ना, मैं यहां पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ले लेता हूं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ले लेता हूं और यहां पर 3Cl2 ले लेता हूं, तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, Cl 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 और यहां पर Cl। यहां पर एडिशन हुआ है, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन हमने क्रिएट कर दी। अरे भाई, अगर कोई चोर चोरी नहीं करता है, अगर उसको 3 डिग्री टॉर्चर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, तो वो गुनाह तो कबूल कर ही लेगा। ऐसा ही होता है, जब आपके पास कोई भी रिएक्शन ना हो और आप वहां पर एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर दो, तो उस वाले केस में जो रिएक्शन नहीं भी होती है वो हो जाती है। लेकिन जो ये सवाल पूछा जाता है जब भी, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन को ध्यान में रखकर पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही सवालों में अंतर है। कभी कभी ऐसा हो जाए तो आप बोलोगे सर ने तो बताया एडिशन दिखाता ही नहीं, लेकिन यहां तो ये हो रहा है। तो वहां पर एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है एबनॉर्मल कंडीशंस, मतलब खतरनाक कंडीशंस में ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो नहीं रिएक्शन दिखानी चाहिए वो भी रिएक्शन यहां पर दिखा रहा होता है। अब अगर बात करें तो लास्ट एग्जांपल है एस्पिरिन एंड एसाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर इसको इस तरीके से समझाता हूं। आपके पास यहां पर होता है इस तरीके से,
ये है OH और ये है COOH, है ना। और अगर थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड में जाऊं तो आपको याद है यहां पर OH है और फिनॉल से आप ये बनाते हो। रिएक्शन आपको याद आ चुकी होगी अपने आप, कौन सी रिएक्शन यहां पर होने वाली है, ज्यादा बताने की यहां पर जरूरत नहीं है। अब जैसे ही ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास, तो अब यहां से कहानी स्टार्ट है, यहां से कहानी स्टार्ट है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसीलिए। तो यहां पर यदि आप कुछ इस तरीके से एनहाइड्राइड वाला ग्रुप लेके आ जाओ, तो यहां पर सिंपली आपके पास एसाइल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक करता है, ये यहां पर जाता है, वापस आता है और इस पूरे ग्रुप को बाहर निकालता है। और फाइनली आपको यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। ये आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा आपके पास COOH। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपके पास आप यूं कह सकते हो एसिटिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ है। एसिटिल ग्रुप इंट्रोडक्शन। और ये जो एग्जाम्पल है ये एक एसिटाइलेशन बोल सकते हो आप, या फिर एसाइलेशन बोल सकते हो। एसाइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो कंपाउंड आपके पास बना है इसका नाम ही होता है आपके पास एस्पिरिन। या तो एस्पिरिन कह लो, या तो आप इसको एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कह लो, या फिर आप इसको एसिटल सैलिसिलिक एसिड कह लो। ये तीनों नाम एक ही हैं। मैंने तीनों नाम सिर्फ इसलिए बताए हैं क्योंकि सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है और सिर्फ नाम का ही खेल होता है। और ये जो होता है इसी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो ओवरऑल कहानी ये चल रही है। अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो वो बात कुछ इसके बारे में है कि यहाँ पर जो फिनॉल से आप बना रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपके पास होती है कोलवेस रिएक्शन। और इसके बाद ही हम एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन, जहां पर आपके पास सैलिसिलल डिहाइड, नाम ही इनका अजीब है, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलल डिहाइड, इनका फॉर्मेशन देखने को आपको यहां पर मिलता है। तो सवाल एक ये भी पूछ सकता है कोलवे रिएक्शन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट होता है। यहां पर रिएजेंट की बात करते हैं तो यहां पर आप यूं कर सकते हो CO2H+ इस तरीके से बात कर सकते हो। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये एसाइलेशन रिएक्शन है, दूसरा सवाल। और तीसरा कि एस्पिरिन के नाम क्या क्या हैं और ये किसका एसाइलेटेड प्रोडक्ट है, जो आपसे पूछा गया है ये वाला सवाल। तो इसमें क्या पूछा गया है, एस्पिरिन एंड एसाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ। तो कहीं ना कहीं एसाइलेटेड की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन से मेरा मतलब है, किससे मतलब है, एसाइलेशन रिएक्शन से मतलब है। बात समझ में आ रही है क्या एकदम अच्छे से। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो अभी अभी हमने किया, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिलीन नहीं हो सकता, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता। तो ओवरऑल आंसर ये हो सकता है। अगर मान लो इसकी जगह आपको नाम दिया होता सैलिसिलिक एसिड तो आपको सभी प्रकार के नाम एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 400 क्वेश्चंस, ऐसे ही अगर आप एवरेज ले लोगे 400 प्लस क्वेश्चन हैं,
ऐसे ही आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात कर लोगे, जो कि मैं ऐप पर करवाऊंगा, तो वहां पर आपके ऑलमोस्ट आप यूं कह सकते हो नॉर्मली टेस्ट को भी मिला के लगभग आपके 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ रहे हो वो तो अलग है ही, जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू दे रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि सटीक तरीके से प्रैक्टिस करना, सटीक तरीके से सारी जानकारी होना और एकदम करेक्ट जानकारी होना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर कर सकते हो आप इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से अपने दोस्तों के बीच में, ताकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को यहां पर हेल्प मिल सके। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।